तो द्वितीया तत्पुरुष समास के प्रसंग में एक पाठ हो चुका है जिसमें द्वितीया तत्पुरुष समास से संबंधित प्रधान सूत्र द्वितीया श्रितातीत प्रतिगता त्यस्त प्राप्तापन्नई ही इसका विवेचन किया जा चुका है। आज द्वितीया तत्पुरुष से संबंधित 5 सूत्रों का इस पाठ में विचार किया जाएगा। स्वयं तेन खट्वाक्षेपे सामी कालाह अत्यंत संयोगे च, यह 5 सूत्र हैं। यह भी द्वितीय तत्पुरुष समास विधायक सूत्र हैं। इन 5 का सोदाहरण विवेचन इस पाठ में किया जाएगा। 5 सूत्र में भी सबसे प्रथम सूत्र है स्वयं तेन। यह सूत्र है स्वयं तेन, यह 2 पद का सूत्र है। स्वयं यह अव्ययी पद है, तेन यह तृतीय विभक्ति एक वचन का तृतीयांत है। अन्य अनुवृत्ति यथावत प्राप्त हैं। इसमें तेना है तो क्तो प्रत्यय के तृतीय विभक्ति एक वचन में तेना बना, क्तो प्रत्यय है इसीलिए प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम इस परिभाषा से क्तो से क्तांत प्राकृतिक सुबंत को लेना है। तेन से किसको लेना है? क्तांत प्राकृतिक सुबंत को लेना है। सुपा की अनुवृत्ति ऊपर से आ ही रही है तो तेन का मतलब क्या बन जाएगा? तेन सुपा। तेन सुपा अर्थात क्तांत प्राकृतिक सुबंतेन, है ना। तो प्रत्यय है अंत में जिसके, तो प्रत्ययांत शब्द है प्रकृति जिसकी, और सुप है अंतावयव जिसका, ऐसा जो समुदाय उसको कहेंगे क्तांत प्राकृतिक सुबंत। तो क्तांत प्राकृतिक सुबंत के साथ स्वयं इस अव्यय का समास होता है। क्तांत प्राकृतिक सुबंतेन सह स्वयं इति अव्ययम समस्यते। इस प्रकार से वृत्ति की जा सकती है। वृत्ति यद्यपि आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी जैसे अभी तक चर्चा हुई है या जो भी सूत्र पद प्राप्त है अनुवृत्ति से, उनके आधार पर इस प्रकार से वृत्ति सहजतया की जा सकती है। अब इसमें आचार्य जी ने लिखा है, पढ़िए, मूल पढ़िए कि स्वयं तेन द्वितीया इति न संबध्यते अयोग्यत्वात्। द्वितीया इति न संबध्यते अयोग्यत्वात्, कि यहाँ पर द्वितीया का संबंध नहीं होगा। अर्थात द्वितीया श्रितातीत प्रतिगता त्यस्त प्राप्तापन्नई से जो द्वितीया पद आ रहा था उसका संबंध यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कह रहे हैं अयोग्यत्वात्, क्योंकि स्वयं अव्ययी है। स्वयं क्या है? अव्ययी है, इसलिए उसमें द्वितीयांत की योग्यता नहीं मानी है। इसलिए उसको अव्ययी होने के कारण से उसको द्वितीयांत की योग्यता रहित बताते हुए उसका संबंध यहाँ पर न होने की बात आचार्य दीक्षित जी ने लिखी है। लेकिन इस बात पर बाल मनोरमाकार ने लिखा कि जो स्वयं अव्ययी है वह आत्मना इस अर्थ का बोधक है। स्वयं अव्यय किस अर्थ का बोधक है? आत्मना, है ना। ये कोई अगर प्रयोग करे कि इसने स्वयं किया, इसने यह कार्य क्या किया? स्वयं किया, मतलब अपनी आत्मा से स्वयं ही किया, आत्मना किया, यह कहने का तात्पर्य है। तो आत्मना इस अर्थ का बोधक है और कर्तृशक्ति प्रधान है। कैसा है? कर्तृशक्ति प्रधान। स्वयं जो है यह कर्तृशक्ति प्रधान है, और कर्तृशक्ति प्रधान होने के कारण से उसको तृतीयांत मानना उचित है, क्योंकि कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, है ना। इसलिए उसको क्या मानना उचित है? तृतीयांत मानना तो उचित है, लेकिन द्वितीयांत मानना उचित नहीं है, कर्तृशक्ति प्रधान होने के कारण से। वस्तुतः तो वो अव्ययी है ना। सदृशम त्रिषु लिंगेषु यन्नव्येति इत्यादि उसका लक्षण भी है। सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम, है ना। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी व्यक्तियों में समान ही रहता है, लेकिन फिर भी शब्द शक्ति स्वभाववश यहाँ पर जो स्वयं अव्ययी है वह आत्मना इस अर्थ का बोधक होने के कारण से, कर्तृशक्ति प्रधान होने के कारण से उसको तृतीयांत मानना तो उचित है, लेकिन द्वितीयांत मानना उचित नहीं है। इसलिए उसमें द्वितीयांत होने की योग्यता नहीं है। इसको देखते हुए आचार्य जी ने लिख दिया
द्वितीया इति तो संबध्यते अयोग्यत्वात्, है ना। तो जब इससे इसका अलौकिक विग्रह बनाया जाएगा तो स्वयं के आगे कोई विभक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि अव्ययी है, अव्ययी है ना, उसका आगे जो सु आएगा उसका लुक हो जाएगा, है ना। तो उदाहरण क्या दिया, स्वयं कृति ही उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया, स्वयं कृति उदाहरण दिया। वस्तुतः पहले स्वयं कृति बाद की अवस्था है, पहले क्या रूप बनेगा, स्वयं कृतः रूप बनेगा। समस्त पद क्या बनेगा, स्वयं कृतः, ऐसा बनेगा, हैं। स्वयं कृतः, यही लौकिक, स्वयं को अलग रखिएगा, कृतः को अलग रखिएगा, तो आपका लौकिक विग्रह क्या बन गया, स्वयं कृतः, ये बन गया। और कृतः यह आपका क्तांत प्राकृतिक सुबंत हो गया, उसके साथ स्वयं इस अव्यय का समास होना है स्वयं तेना सूत्र से। तो अलौकिक विग्रह क्या बन जाएगा, स्वयं कृत सु, यह अलौकिक विग्रह बन जाएगा। अब इस अलौकिक विग्रह में स्वयं तेना सूत्र के द्वारा समास कर दीजिए। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक, स्वयं ही प्रथमा निर्दिष्ट है, उसी का पूर्व निपात होना है, स्वयं कृत बन जाएगा। एकदश विकृत न्याय प्रातिपदिक संज्ञा सुर विसर्ग स्वयं कृतः, ये रूप आपका बनेगा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि स्वयं तो अव्ययी है, पहले भी उसमें सु का श्रवण नहीं हो रहा था, और समास कर देंगे तो भी उसमें सु का श्रवण नहीं होगा, है ना। समास करिए चाहे समासा भाव में रखिए, उसमें सु का श्रवण तो होना ही नहीं है। तो समास करने का यहाँ पर फल क्या है, समास करते हैं तो भी स्वयं कृतः, समास नहीं करते हैं तो भी स्वयं कृतः, है ना। संधि इत्यादि होकर के स्वयं कृतः रूप आपका बन ही जाता है। तो फिर यहाँ पर समास का फल क्या है, यह प्रश्न है। अब वहां पर समास का फल दिखाया है आचार्य दीक्षित जी ने तद्धित में ले जाकर के, इसको तद्धितांत बना करके समास का फल दिखाया, और बाल मनोरमाकार इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पर तद्धित प्रत्यय हो ही नहीं सकता, बस स्वयंकृत को अगर समास कर देंगे, इसको समस्त पद बना देंगे, तो समासस्य से होने वाला जो अंतोदात्त है वह अंतोदात्त भी इसमें हो जाएगा। तो समास स्वर की सिद्धि करना ही इसमें समास करने का फल है। समास करने से एक पद बन जाएगा और एक स्वर इसका हो जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा। और तद्धित यहाँ पर नहीं हो सकता, ऐसा उनका अपना विवेचन है बाल मनोरमाकार का। लेकिन आचार्य दीक्षित जी ने क्या बताया, उन्होंने फल दिखाया कहाँ, तद्धित में दिखाया, स्वयं कृति ही, यह रूप बना करके उसका फल दिखाया। इसको समस्त पद बनाने का फल क्या दिखाया, स्वयं कृति ही दिखाया। अब स्वयं कृति का क्या विवेचन है, तो स्वयं कृतस्य अपत्यम, स्वयं कृतस्य अपत्यम, इस विग्रह में अतः ईय सूत्र से क्या हो जाएगा, ईय प्रत्यय हो जाएगा। अतः ईय सूत्र से क्या हो जाएगा, ईय प्रत्यय होगा। अब जब ईय प्रत्यय होगा तो स्वयं कृत ईय, ये स्थिति बनेगी, ईय के ई का मंदलोप ई बचेगा, और उसके परम होने पर स्वयं कृत की भव संज्ञा हो जाएगी। ऐसे तकारोत्तरवर्ती अकार का लोप हो जाएगा, स्वयं कृत ई बचेगा। और ईय प्रत्यय चूंकि हित है, तद्धित है, इसलिए तद्धितेषु चामादय सूत्र के द्वारा जो पूर्व पद है आपका कौन, जो आदि अच है कौन, स्वयं का वकारोत्तरवर्ती अकार, उसको वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, स्वयंकृत, आगे ई वर्ण सम्मेलन स्वयंकृति, ऋतु विसर्ग हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा तद्धितांत प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृत तद्धित समासाश्च से, और प्रातिपदिकत्वात् स्वादय सु ऋतु विसर्ग स्वयंकृति ही, यह रूप आपका सिद्ध हो जाएगा। अब बात इसमें यह है कि अगर स्वयंकृत को समास करके एक पद न बनाया गया होता, स्वयंकृत को समास करके अगर एक पद न बनाया गया होता, तो स्वयंकृतस्य अपत्यम, इस अर्थ में जब ईय प्रत्यय आता तो जो कृत है वह उत्तर पद बन जाता, जो कृत है वो क्या बन जाता, उत्तर पद बन जाता। तो अब जब तद्धितेषु चामादेह सूत्र के द्वारा वृद्धि करने लगते, तो क्री में जो री है उसको वृद्धि होने लगती, है ना। समास करने पर तो एक पद बन जाएगा, तो स्व का जो अ होगा वो आपका आदि अच कहलाएगा। लेकिन जब समास अगर नहीं करते, स्वयं को अलग रखते, कृत को अलग रखते, तो फिर किसको वृद्धि होने लगती, क्री के री को वृद्धि होने लगती, तो स्वयं कार्ति ही, ऐसा अरिष्ट प्रयोग बनने लगता। क्या प्रयोग बनने लगता, स्वयं कार्ति ही, है ना। लेकिन जब स्वयं कृत को एक पद बना देते हैं समास करके, तो फिर आदि अच कौन मिलता है, स्व का वकारोत्तरवर्ती अकार मिलता है, उसी को आदि वृद्धि होती है। तो क्या रूप बनता है, स्वयंकृति ही, ऐसा रूप बनता है ना। तो ये आपका तद्धित में फल भेद, तद्धित में समास करने का फल आपको मिल गया। तो इतनी सी चर्चा इस सूत्र में है, और इसके अलावा इसमें ऐसी कोई विशेष चर्चा नहीं है। समास करने का एक पद बनाने का फल आपको तद्धित में जाकर के मिल जाता है आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी के अनुसार, है ना। तो अगला सूत्र बोलिए, खट्वाक्षेपे। यह सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें विवेचन अच्छा है, समझने वाली बात है।
खट्वा क्षेपे दो पद का सूत्र है। खट्वा प्रथमांत है, क्षेपे सप्तम्यंत दो पद का सूत्र है। ऊपर से द्वितीया श्रितार्थ प्रत्यस्त प्राप्ता पर नहीं सूत्र से द्वितीया की अनुवृत्ति आती है और सुभावंत्रित परांगवत स्वर सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आती है। द्वितीया का द्वितीयांत अर्थ बन जाएगा, सुप का सुबंत अर्थ बन जाएगा, है ना। और स्वयं क्तेन इस सूत्र से क्तेन की अनुवृत्ति आती है। स्वयं क्तेन से किसकी अनुवृत्ति आती है? क्तेन की, और उसका भी तदंत विधि हो जाएगा तो क्तांतेन अर्थ बन जाएगा, है ना। क्तौ से क्तांत को लिया जाएगा, क्तौ प्रत्यांत को लिया जाएगा, द्वितीया का द्वितीयांत, सुप का सुबंत और क्तौ का क्तेन का क्तांतेन। इस प्रकार से अर्थ, ये अनुवृत्ति से प्राप्त जो पद थे उनका इस प्रकार से अर्थ हो गया। और क्या है तो कि खट्वा शब्द है। क्या शब्द है? खट्वा शब्द है। वह खट्वा शब्द खट्वा प्रकृतिक में लाक्षणिक है। खट्वा शब्द लाक्षणिक है तो खट्वा से किसको लेना है? खट्वा प्रकृतिक सुबंत को लेना है। खट्वा से किसको लेना है? खट्वा प्रकृतिक सुबंत, अर्थात खट्वा है प्रकृति जिसकी और शुभ प्रत्यय है अंतावयव जिसका, ऐसा जो समुदाय उसको लेना है। ऐसा समुदाय कौन बनेगा? खट्वा अम, ये बनेगा। ऐसा समुदाय कौन बनेगा? खट्वा अम। ये हो गया खट्वा का अर्थ। खट्वा शब्द खट्वा प्रकृतिक में लाक्षणिक होने से खट्वा प्रकृतिकम सुबंतम, क्या वृत्ति लिखी? खट्वा प्रकृतिकम द्वितीयांतम। द्वितीया का संबंध यही जोड़ दीजिए, द्वितीया का अर्थ द्वितीयांत किया है ना, तो क्या अर्थ बन गया? खट्वा प्रकृतिकम द्वितीयांतम, है ना। खट्वा अम, खट्वा प्रकृतिकम द्वितीयांतम किम खट्वा अम इति। खट्वा अम ये आपका खट्वा प्रकृतिक द्वितीयांत हो गया, है ना। और उधर आपका तो को क्तांत किया था, वह क्तांत जो शब्द होगा, वह क्तांत जो, वो भी क्तांत प्रकृतिक में लाक्षणिक है। वह भी क्तांत जो शब्द स्वरूप होगा ना, वो क्तांत शब्द स्वरूप भी क्तांत प्रकृतिक में लाक्षणिक है ना। तो अर्थ क्या हुआ कि क्तांत शब्द है प्रकृति जिसकी और सुप है अंतावयव जिसका, ऐसा जो समूह समुदाय उसको लेना है। तो क्तांत से किसको लेना है? क्तांत प्रकृतिक सुबंत को लेना है। क्तांत से किसको लेना है? क्तांत प्राकृतिक सुबंत को लेना है। जैसे आरूढ़, आरूढ़ सु, क्तांत कौन हुआ? आरूढ़ हुआ। और क्तांत प्राकृतिक, आरूढ़ है प्रकृति जिसकी, ऐसा समुदाय कौन बन गया? आरूढ़ सु। तो क्तांत प्राकृतिक सुबंत कौन हो गया? आरूढ़ सु। तो खट्वा प्रकृतिक द्वितीयांत का अर्थात खट्वा अम का क्तांत प्राकृतिक सुबंत के साथ अर्थात आरूढ़ सु के साथ समास होता है। अब इस विभाषा का अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? विभाषा का अधिकार प्राप्त है, इसलिए विकल्प से समास होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि नहीं, यह समास आपका वैकल्पिक नहीं है। विभाषा का अधिकार यद्यपि विद्यमान है, लेकिन विभाषा का अधिकार होते हुए भी यह समास वैकल्पिक नहीं है। यह समास तो आपका नित्य समास है। प्रश्न हुआ कि नित्य समास कैसे है? तो विभाषा का अधिकार प्राप्त है तो नित्य समास का मैं क्या विनिगमना है? तो कह रहे हैं कि देखिए, वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्व नियमः, बताया था पहले भी, वृत्ति और विग्रह दोनों में क्या उनकी एकार्थता होनी चाहिए, है ना। और यह खट्वा क्षेपे सूत्र जो समास करेगा, खट्वा प्रकृतिक द्वितीयांत का क्तांत प्रकृतिक सुबंध के साथ जो समास करेगा, उस समास से जो समस्त पद निष्पन्न होगा उसका अर्थ क्या होना चाहिए? क्षेपे, क्षेप अर्थ होना चाहिए, निंदा अर्थ होना चाहिए। समस्त पद का अर्थ क्या होना चाहिए? निंदा। अगर समस्त पद निंदार्थ का बोधक है तभी समास होगा, और समस्त पद अगर निंदार्थ का बोधक नहीं है तो समास नहीं होगा। तो जब खट्वा अम आरूढ़ सु, है ना, खट्वा अम आरूढ़ सु इस अलौकिक विग्रह में इस सूत्र के द्वारा समास होता है तो समास सुबलुक इत्यादि होकर के क्या रूप बन जाता है? खट्वारूढ़, यह शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? खट्वारूढ़ है। खट्वारूढ़ का मतलब क्या है? जालमः। खट्वारूढ़ का मतलब क्या है? जालमः, है ना। मतलब इसका क्या हुआ? जाल्म का मतलब क्या है? जाल्म का अर्थ कोशकार ने लिखा, जाल्मः असमीक्षकारी। जाल्म असमीक्षकारी, असमीक्षकारी अर्थात जो बिना विचारे ही कार्य करता है उसको क्या बोल देते हैं? जाल्म बोल देते हैं, है ना। लेकिन इसका एक और भी विशेष अर्थ है। क्या विशेष अर्थ है? कि निषिद्धानुष्ठान परः अयम शब्द है। ये जो जाल्म, ये खट्वारूढ़ जो शब्द है ना, यह निषिद्धानुष्ठान परक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि निषिद्ध कार्य को करता है, जो कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं? खट्वारूढ़,
है ना। तो निषिद्ध कार्य को करता है, इससे क्या तात्पर्य हुआ? तो इसको महाभाष्यकार ने स्पष्ट किया कि अधीत्य स्नात्वा गुरुवनुज्ञातेन खट्वा आरोढ़व्या। अधीत्य स्नात्वा गुरुवनुज्ञातेन खट्वा आरोढ़व्या यस्तावत् अन्यथा करोति स खट्वारूढ़ अयम जाल्म इत्युच्यते। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि पहले अध्ययन करना चाहिए, है ना, उसके बाद समावर्तन इत्यादि संस्कार होता है, फिर गुरु की आज्ञा से आपको गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए। यस्तावत् अन्यथा करोति, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, इससे विपरीत आचरण करता है ना, उसको क्या बोल देते हैं? खट्वारूढ़। ऐसा बोल देते हैं कि इसने क्या किया, जो है शास्त्र की व्यवस्था थी उसको न मानते हुए अपने मन से इसने आचरण किया, इसलिए अयम खट्वारूढ़ अस्ति, अर्थात अयम निंद्य अस्ति, अयम निषिद्धानुष्ठान परः अस्ति, अयम जाल्मः अस्ति। तो उस खट्वारूढ़ शब्द निंदार्थ को बता रहा है। निंदित व्यक्ति के लिए खट्वारूढ़ शब्द का प्रयोग होता है, तो निंदा अर्थ में खट्वारूढ़ शब्द रूढ़ है ना। तो अब यहां पर केवल इतना ही अर्थ मात्र नहीं है कि जिसने गुरु की आज्ञा के बिना ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर लिया, है ना, गुरु की आज्ञा के बिना ही जिसने गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर लिया वो खट्वारूढ़ है, इतना ही अर्थ मात्र नहीं है, बल्कि निषिद्धानुष्ठान परक यह शब्द है। जो ऐसा व्यक्ति जो निषिद्ध कार्य करता है उसको हम क्या कह सकते हैं? खट्वारूढ़ कह सकते हैं। वो खट्वा में आरूढ़ हुआ हो या न हुआ हो, है ना, ये अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है। खट्वा में आरूढ़ है गुरु की आज्ञा के बिना तो भी वो निंदनीय है, और उससे भिन्न कोई अन्य निषिद्ध कार्य करता है तो वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है? खट्वारूढ़ कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका विवेचन किया। अब देखिए कि खट्वारूढ़ शब्द का मतलब क्या हुआ? खट्वारूढ़ शब्द का मतलब हुआ जाल्म, है ना। ऐसा व्यक्ति जो कि निषिद्ध कार्य करने वाला है उसको क्या कहेंगे? खट्वारूढ़ कहेंगे। अब ये तो वृत्ति हो गई ना, खट्वारूढ़ तो वृत्त हो गया, इसमें समास हुआ है। अब इसका विग्रह वही हो सकता है जो इसी अर्थ को बताए, निंदित अर्थ को बताए, है ना। अगर विग्रह से भी यही निंदा अर्थ आए जो कि वृत्ति से आ रहा है, समास से आ रहा है, तब तो हम खट्वारूढ़ का विग्रह उसको मान सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वृत्ति लौकिक विग्रह से वह निंदा रूपी अर्थ न आए तो वो लौकिक विग्रह फिर इसका नहीं माना जा सकता, है ना। जैसे इसका लौकिक विग्रह अगर करेंगे तो क्या करेंगे? खट्वाम आरूढ़, यही करना होगा। खट्वारूढ़ का अगर लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या विग्रह करेंगे? खट्वाम आरूढ़। लेकिन खट्वाम आरूढ़ का मतलब क्या हुआ? खट्वाम आरूढ़ का मतलब तो इतना हुआ जो खाट पर बैठ गया है, खाट पर जो आ गया है, चारपाई में जो आ गया है, इतना ही अर्थ तो होगा खट्वाम आरूढ़ का। निंदा अर्थ आ रहा है क्या? निंदा अर्थ नहीं आ रहा है, जबकि समस्त पद से निंदा अर्थ आ रहा है और व्यस्त पद से खट्वाम आरूढ़ से निंदा अर्थ नहीं आ रहा। तो वृत्ति और विग्रह में समानार्थता नहीं बनी, वृत्ति और विग्रह में समानार्थता नहीं बनी, इसलिए इसका लौकिक विग्रह नहीं हो सकता, है ना। तो अब जो जिसका लौकिक विग्रह नहीं हो सकता उस समास को कौन सा समास कहते हैं? नित्य समास कहते हैं। अविग्रह अस्वपद विग्रह होगा नित्य समास। या तो नित्य समास का विग्रह ही नहीं होगा, विग्रह कदाचित होगा भी तो अस्वपद विग्रह होगा, है ना, लेकिन स्वपद विग्रह तो कदापि होगा ही नहीं, है। तो कहीं कहीं आपका स्वपद विग्रह बन जाता है, वृक्षम वृक्षम प्रतिवृक्षम इत्यादि में, वहां पर भी आपका विप्सार्थ है में विशेष रूप से द्वितीया का विधान है। प्रतिशब्दस्य विप्सायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्य तद्योगे द्वितीया गर्भम वाक्यमपि बेभाव में आया था, स्वपद विग्रह वहां पर हुआ था। वो विशेष जहां गमक इत्यादि है उसके अनुसार होता है, नहीं तो नित्य समास का स्वपद विग्रह नहीं होता है। तो खट्वा अम आरूढ़ सु इस अलौकिक विग्रह में ही आपको क्या कर देना है? सीधे समास कर देना है। इसका खट्वाम आरूढ़ ऐसा लौकिक विग्रह बनाना ही नहीं है, क्योंकि लौकिक विग्रह से निंदार्थ की प्रतीति ही नहीं होगी, है ना। तो खट्वा अम आरूढ़ सु इस अलौकिक विग्रह में सीधे समास करिए खट्वा क्षेपे सूत्र से, और समास होते ही प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक इत्यादि होकर खट्वारूढ़ बनेगा। एक दृश्य विकृत न्याय में दोबारा से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और प्रातिपदिकत्वात् स्वादय इत्यादि आ जाएंगे। क्या बन जाएगा? खट्वारूढ़। क्या बन जाएगा? खट्वारूढ़ अर्थात जाल्मः, है। खट्वारूढ़ का मतलब क्या हो गया? जाल्मः, है ना। तो वही लिखा है, क्या लिखा है? विभाषाधिकारे भी संज्ञा अनवगमात यह नित्य समास, है ना। यहां पर क्या है? वृत्ति बोलिए।
खट्वा प्रकृतिकम द्वितीयांतम कृतांत प्रकृतेन। हाँ, खट्वा प्रकृतिकम द्वितीयांतम कृतांत प्रकृतिकेन सुबंतेन समस्यते निंदायाम। निंदा अर्थ आना चाहिए, निंदा अर्थ में होगा, ठीक है ना। चलिए, खट्वा रूढ़ो जालमः। चलिए, नित्य समास हो, अयम समास है नित्य, ये नित्य समास है। चलिए, नहीं वाक्येन निंदा अवगम्यते, है ना। कह रहे हैं कि वाक्येन निंदा नहीं अवगम्यते, कि वाक्य से क्या होती है, निंदा की प्रतीति नहीं होती है। जो वाक्य है खट्वा खट्वाम आरूढ़, इससे क्या है, निंदा की प्रतीति नहीं है, है ना। ऐसे ही आपका उन्मत्त गंगम में भी था, ऐसे ही क्या था, उन्मत्त गंगम में भी था ना, नहीं वाक्य न संज्ञा अवगम्यते। वहां से वाक्य से लोहिता गंगा इस प्रकार के वाक्य से संज्ञा अर्थ की प्रतीति नहीं थी, इसलिए वहां विभाषा का अधिकार होते हुए भी क्या किया गया, उसको नित्य समास माना गया। यद्यपि उसके नित्य समास के बारे में पक्ष है अलग, उसको अनित्य भी माना गया है। अभी भावे न मुक्ते बहुब्रीहिर न इत्यादि, बहुब्रीहिर न इत्यादि महाभाष्य का वचन है, इसलिए उसको अनित्य समास भी मानने का की संभावना बन जाती है। लेकिन आपको इसको तो क्या माना गया है, नित्य समास माना गया है। क्यों, यहाँ पर तो वाक्य से आपकी किसी प्रकार से निंदार्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, ठीक है ना। नहीं वाक्य निंदा गम्यते, अगर वाक्य से भी निंदार्थ की प्रतीति हो जाती, खट्वाम आरूढ़ से भी अगर निंदार्थ की प्रतीति हो जाती, तो इसका ये लौकिक विग्रह बन सकता था। क्योंकि वाक्य से आपकी निंदार्थ की प्रतीति नहीं हो पा रही है, इसलिए इसका लौकिक विग्रह नहीं माना जाता है। इसलिए सीधे आपको केवल इसका अलौकिक विग्रह बनाना है। तो ये कैसा समास हुआ, नित्य समास हुआ और अविग्रह समास हुआ। अविग्रह का मतलब क्या होता है, इसका लौकिक विग्रह नहीं है, अलौकिक विग्रह तो होगा ही होगा। अविग्रह का मतलब क्या है, लौकिक विग्रह नहीं है, इसका अलौकिक विग्रह तो होगा ही, क्योंकि समास आपका होता ही अलौकिक विग्रह अवस्था में है ना। चलिए, सामी, तो खट्वा क्षेपे इस सूत्र का विवेचन हुआ। इसके बाद आपका अगला सूत्र है सामी, है ना। सामी यह अव्यय है और इसका अर्थ है आधा। सामी का अर्थ क्या है, आधा, और ऊपर से आपको अनुवृत्ति ले आनी है। द्वितीय इत्यादि का संबंध यहां भी नहीं होगा, है ना, अव्यय होने के कारण से। बाकी तेन की अनुवृत्ति यहां पर भी आ जाएगी। किसकी अनुवृत्ति आ जाएगी, तेन की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो अर्थ क्या बन जाएगा, सामी क्तांत प्रकृतिकेन सुबंतेन समस्यते। सामी क्तांत प्रकृतिकेन सुबंतेन, सह सुपा से सुपा आ गया ना आपका, तो सामी क्तांत प्रकृतिकेन सुबंतेन सह समस्यते, यह अर्थ बन जाएगा आपका। सामी यह जो अर्ध अर्थ में विद्यमान अव्यय है, आधे अर्थ में विद्यमान अव्यय है, इसका क्तांत प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। जैसे सामी कृतम, सामी आपका अर्ध अर्थ में विद्यमान अव्यय हो गया सामी, उसका क्तांत प्राकृतिक समर्थ सुबंत कौन हो गया, कृत सु, है ना, उसके साथ समास हो गया। तो लौकिक विग्रह भी सामी कृतम, अलौकिक विग्रह सामी कृत सु, ऐसी स्थिति में समास होकर के क्या बन जाएगा, सामी कृत बन जाएगा, सु अम इत्यादि होकर के आपका क्या बन जाएगा, सामी कृतम, है ना। अब प्रश्न यहां पर भी वही आएगा, समास करिए या ना करिए, दोनों स्थिति में आपका तो सामी तो ऐसा ही रहना है ना। तो सामी कृतम प्रयोग तो आपका दोनों स्थिति में रहेगा ही, तो फिर समास करने का फल क्या है, तो यहां पर भी आपका समास करने का फल वही आ जाएगा तद्धित में। अगर समास नहीं करेंगे, सामी कृत को एक पद नहीं बनाएंगे, तो क्या प्रयोग बनेगा, सामी कार्ति ही, और अगर एक पद बना देंगे तो सामी कृति ही, यह प्रयोग बनेगा। तद्धित में आपको फल भेद मिल जाएगा। अगर समास कर देंगे तो सा के आ को ही पर्जन्य व लक्षण न्याय से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। यद्यपि सा का आ पहले ही आपका वृद्ध है, आ है, लेकिन फिर भी जैसे आपके जो बादल होते हैं वो जल में भी बरसते हैं और थल में भी बरसते हैं। ऐसा थोड़ी कि बरसात होगी तो गंगा जी को छोड़ देगी, आश्रम में बरसात होगी, ऐसा नहीं है ना। गंगा जी में भी होगी, आश्रम में भी होगी। तो वैसे ही आपका सूत्र जो होता है वो पर्जन्यवत होता है ना। जहां पर पहले से है वहां पर भी वो प्रवृत्त हो जाता है, ठीक ना। तो आपका क्या बन जाएगा, सामी कृतम बनेगा, सा के आ को ही वृद्धि होगी तो स्वामी कृति ही, सामी कृति ही ऐसा बनेगा। और अगर एक पद नहीं बनाते तो क्री के री को वृद्धि होने लगती, तो स्वामी कार्ति ही ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता। तो तद्धित में आपका फल भेद मिल जाता है, ठीक है ना। तो सामी इसमें कोई विशेष चर्चा नहीं है। आगे अगला सूत्र बोलिए, कालाहा। अब यहां पर एक बात है, कालाहा और अत्यंत संयोगे च, ये दो सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं, दो। कालाहा अत्यंत संयोगे च, ये दो सूत्र हैं। प्रश्न हुआ कि भाई कालाहा और अत्यंत संयोगे च, इन दोनों सूत्र को एक साथ बना दीजिए, अलग अलग क्यों करते हैं। तो अर्थ क्या बन जाएगा फिर, कालवाचक शब्द का, है ना, कालवाचक जो द्वितीयांत उनका अत्यंत संयोग होने पर समर्थ सुबंत आदि के साथ समास होता है, इस प्रकार से अर्थ बनेगा। तो जहां पर अत्यंत संयोग होगा वहां तो आपका समास हो जाएगा,
लेकिन जहां पर अत्यंत संयोग नहीं होगा वहां पर समास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। अभीष्ट है कि अत्यंत संयोग में भी समास हो जाए और जहां अत्यंत संयोग नहीं है वहां पर भी समास हो जाए। इसके लिए सूत्र का क्या कर दिया गया? योग विभाग कर दिया गया। दो सूत्र बना दिए गए, एक कालाहा और एक अत्यंत संयोगेच। अब जो कालाहा सूत्र आएगा वह जहां पर अत्यंत संयोग नहीं है, अत्यंत संयोग का मतलब क्या हुआ? निरंतरम संबंध। अत्यंत संयोग का मतलब क्या है? निरंतर संबंध। जहां पर निरंतर संबंध नहीं है वहां पर अत्यंत संयोग नहीं होगा तो वहां पर भी समास हो जाएगा, और जहां पर निरंतर संबंध विद्यमान है वहां अत्यंत संयोग हो जाएगा तो वहां पर भी आपका समास हो जाएगा। तो अत्यंत संयोग में भी समास हो जाए और अत्यंत निरंतर संबंध में भी समास हो जाए, निरंतर संबंधाभाव में भी समास हो जाए, इसके लिए दो सूत्र अलग अलग बना दिए गए। पहला सूत्र है आपका कालाह। पहला सूत्र क्या है? कालाह। तो कालाह में आपकी सारी अनुवृत्ति ऊपर से प्राप्त हो जाएगी। अर्थ क्या बन जाएगा? कालवाची प्रकृतिक द्वितीयांत। कालाह की क्या वृत्ति लिखी है? तेन इत्येव। कालाह आपका बहुवचन है निर्देश। कालाह में कितना वचन है? बहुवचन है। प्रश्न है कि बहुवचन क्यों किया गया है? तो कहा कि अगर बहुवचन नहीं करते तो कालाह से किसको ले लेते? स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा व्यवस्था से क आ ल अ इस अनुपूर्वी को भी लिया जा सकता था। अगर बहुवचन नहीं करते, एक वचन करते तो किसको लिया जा सकता था? क आ ल अ इस अनुपूर्वी को भी तो लिया जा सकता था, अर्थात काल शब्द को भी लिया जा सकता था ना। तो काल शब्द को न लिया जाए, कालवाचक शब्द को लिया जाए, इसके लिए क्या किया गया है? बहुवचन लगाया गया है। तो स्वरूप निरासार्थः बहुवचनम, जो बहुवचन लगाया गया है कालाह में वह स्वरूप का निराश करने के लिए, मतलब उसके कालवाचक जो अन्य शब्द हैं मास इत्यादि ना, मुहूर्त इत्यादि, मास इत्यादि, उनको लेना है। क आ ल अ इस प्रकार का जो अनुपूर्वी है, काल विशेष शब्द है, इस शब्द को नहीं लेना है। इसी बात के लिए यहाँ पर बहुवचन लगाया गया है ना। तो कालवाची प्रकृतिक द्वितीयांतः, कालवाची प्रकृतिक द्वितीयांतः तव प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंतेन समस्यते। क्या? कालवाची प्रकृतिक द्वितीयांतः तव प्रकृतिक सुबंतेन समस्यन्ते, इस प्रकार से वृत्ति बनेगी आपकी। कालवाची प्रकृतिक जो द्वितीयांत शब्द होंगे, जैसे इसका उदाहरण क्या है? मास प्रमितः। क्या उदाहरण है? मास प्रमितः। तो मासम प्रमितः लौकिक विग्रह बनेगा। क्या उदाहरण बनेगा? मासम प्रमितः। तो कालवाचक शब्द कौन हुआ? मास। तो कालवाची प्रकृतिक द्वितीयांत कौन बना? मास अम बना ना। कालवाची प्रकृतिक द्वितीयांत कौन बन गया? मास अम बन गया। कालवाचक मास हो गया तो कालवाची प्रकृतिक द्वितीयांत हो गया आपका मास अम। इसका तो प्रत्यांत प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। तो आगे क्या है आपका? प्रमितः। क्या है? प्रमितः तो प्रत्यांत है। आदि कर्मणिक तह कर्तरी च, इस सूत्र के द्वारा यहां पर कर्ता अर्थ में क्तो प्रत्यय हुआ है ना। तो कर्ता अर्थ में क्तो प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए कि प्रमितः में प्रमितः कैसा है? क्तो प्रत्यांत प्राकृतिक सुबंध है। प्रमित सु, क्तो प्रत्यांत तो हुआ प्रमित, लेकिन क्तो प्रत्यांत प्राकृतिक सुबंध कौन हो गया? प्रमित सु। तो कालवाची प्राकृतिक द्वितीयांत हो गया मास अम, और क्तो प्रत्यांत प्राकृतिक सुबंध हो गया प्रमित सु। इनका समास हो जाएगा कालाह सूत्र से कब? अनत्यंत संयोग, जहां पर अत्यंत संयोग अर्थ नहीं है ना, निरंतर संबंध अर्थ नहीं है, उस अर्थ में भी आपका समास हो जाएगा है। तो मासम प्रमितः लौकिक विग्रह, मास अम प्रमित सु अलौकिक विग्रह, समास हो गया काला सूत्र से। तो मास प्रमित बन गया। एकदशी विकृत न्याय ने प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् स्वादय सु ऋतु विसर्ग इत्यादि होकर के मास प्रमितः यह रूप आपका बन गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो कहा कि मास प्रमितः प्रतिपद चंद्र, प्रतिपदा का जो चंद्रमा है, प्रतिपद शब्द है ना, प्रतिपद और प्रतिपदा दोनों होते हैं, है ना। आपंच हलंता नाम यथा वाचा निशा दिशा। प्रतिपद शब्द से अगर आप कर दोगे, टाप कर दोगे तो क्या बनेगा? प्रतिपदा। अगर नहीं करोगे तो प्रतिपद। तो प्रतिपदा चंद्र, प्रतिपद चंद्र, तकार को स्तुष्टुनास्तुष्टु इत्यादि होकर जस्तु स्तुत्व हो जाएगा तो प्रतिपद चंद्र बन जाएगा। प्रतिपद चंद्र का मतलब क्या हुआ? प्रतिपदाया चंद्र। प्रतिपदा तिथि का जो चंद्रमा है वह कैसा होता है? मास प्रमितः। मास प्रमितः का तात्पर्य क्या है? तो मासम परिच्छेदुम आरब्धवान इत्यर्थः।
मास प्रमितः का क्या तात्पर्य है? मासम परिच्छेदुम आरब्धवान। अब देखिए कि आपका 30 महीने का मास है, 30 दिन का मास है, 30 या 31 दिन का हो गया ना। तो उसमें क्या है कि जो प्रतिपदा का चांद, मास शुरू कब से होगा? प्रतिपदा से शुरू होगा ना। तो अब उसका विभाजन आप कैसे करोगे? आज प्रतिपदा है, द्वितीया है, कल तृतीया है, ऐसे विभाजन करोगे। तो जो प्रतिपदा का चांद होगा, प्रतिपदा का जो है ना, प्रतिपदा का जो चंद्रमा होगा वह किस दिन रहेगा? केवल पहले दिन रहेगा ना, दूसरे दिन तो नहीं रहेगा। तो उसका मास के साथ अत्यंत संयोग, निरंतर संबंध है। प्रतिपदा के चंद्रमा का पूरे मास के साथ निरंतर संबंध है? नहीं है, केवल पहले दिन ही संबंध है ना। तो जो कालवाचक शब्द है मास, उस कालवाचक शब्द के साथ प्रतिपदा का जो चंद्रमा है उसका निरंतर संबंध नहीं है, केवल पहले ही दिन उसके साथ संबंध है। इसलिए अत्यंत संयोग आपका नहीं बना, है ना। तो अत्यंत संयोग का उदाहरण आगे आएगा, मुहूर्त सुखम। अत्यंत संयोग का उदाहरण क्या आएगा? मुहूर्त सुखम। एक मुहूर्त तक सुख है, एक मुहूर्त तक सुख है। तो तात्पर्य क्या है? मुहूर्त व्यापी सुखम, कि जब तक मुहूर्त है तब तक सुख है। तो सुख का मुहूर्त के साथ निरंतर संबंध है। जब तक आपका मुहूर्त रहेगा तब तक आप सुख का उपभोग कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है ना। तो वहां पर आपका जो सुख है उसका मुहूर्त के साथ क्या है? निरंतर संबंध, अत्यंत संयोग है। इसलिए वहां पर अलग सूत्र बनाया, अत्यंत संयोगे च। और यहां पर जो प्रतिपदा का चांद है उसका मुहूर्त, इस कालवाचक शब्द, प्रतिपदा का जो चंद्र है, चंद्रमा है, उसका जो कालवाचक शब्द है मास, उसके साथ निरंतर संबंध नहीं है, अत्यंत संयोग अर्थ नहीं है, इसलिए अलग से सूत्र बनाया गया। तो यहां पर निरंतर संबंध के अभाव में भी क्या हो जाएगा? समास इत्यादि हो जाएगा काला सूत्र से। और आपका क्या रूप बन जाएगा? प्रतिपद चंद्र। क्या रूप बन जाएगा? प्रतिपद मास प्रमितः, मास प्रमितः प्रतिपद चंद्र, ये प्रयोग आपका बन जाएगा, मास प्रमितः, है ना। तो मासम प्रमितः लौकिक विग्रह, मास अप्रमित से अलौकिक विग्रह में समास कर करके निरंतर संबंधा भाव में भी काला सूत्र से समास हो जाएगा, मास प्रमितः रूप बन जाएगा। इसका तात्पर्य होगा मास प्रमितः प्रतिपद चंद्र, अर्थात मासम परिच्छेदुम आरब्धवान, जो मास का परिच्छेद करने के लिए शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है, उसको हम कहेंगे मास प्रमितः प्रतिपद चंद्र। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर निरंतर संबंधा भाव में, अत्यंत संयोग के अभाव में भी समास करने के लिए काला सूत्र बनाया गया। अब अगला सूत्र है आपका अत्यंत संयोगे च। अत्यंत संयोग में भी, निरंतर संबंध में भी आपका समास करने के लिए सूत्र है। और इसमें क्तेन की अनुवृत्ति नहीं होती है ना। किसकी अनुवृत्ति नहीं होती है? क्तेन। पहले वाले सूत्र में क्तेन की अनुवृत्ति है, लेकिन इसमें क्तेन की अनुवृत्ति नहीं है। इसीलिए ये किसका करेगा? कालवाचक शब्द का किसी भी सुबंध के साथ समास कर देगा, कालवाचक शब्द का समास कर देगा। इसलिए सुख आ गया, सुखम, इस सुखम के साथ इसने समास किया, है ना। तो अत्यंत संयोगे कालवाचिनो द्वितीयांतः, अत्यंत संयोगे कालवाचिनो द्वितीयांतः सुबंतेन वा समस्यन्ते, इस प्रकार से विग्रह बना दीजिए। अत्यंत संयोगे कालवाचिनो द्वितीयांतः सुबंतेन सह वा समस्यन्ते। अत्यंत संयोग अर्थ गम्यमान होने पर, कैसा अर्थ गम्यमान होने पर? अत्यंत संयोग अर्थ गम्यमान होने पर कालवाचिनो द्वितीयांत, जो कालवाचक द्वितीयांत हैं उनका तो किसके साथ समास हो जाएगा? समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाएगा। किसके साथ समास हो जाएगा? समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाएगा। जैसे मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम, मुहूर्तम सुखम लौकिक विग्रह, मुहूर्त अम सुख सु, है ना। या मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सु भी कर सकते हो, मुहूर्त सु नहीं, मुहूर्तम में द्वितीय है, कालाध्वनो रत्यंत संयोगे, मुहूर्त अम सुख सु, इस प्रकार से आपका लौकिक विग्रह बना। द्वितीयांत का कर रहे हो ना, मुहूर्त अम सुख सु, क्या बनेगा? सुख सु, कालाध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र है ना, उससे आपकी यहाँ द्वितीय हो जाती है मुहूर्त में। ठीक है ना, क्योंकि जब तक मुहूर्त है तब तक आपका सुख है ना। 2 घटी का 1 मुहूर्त होता है, कितना? 2 घटी का 1 मुहूर्त होता है। ये सब आपकी ज्योतिष शास्त्र की बात है, ठीक है ना। तो क्या है? मुहूर्त अम सुख सु, इस अलौकिक विग्रह में आपको अत्यंत संयोगे च सूत्र से क्या कर देना है? समास कर देना है। तो तात्पर्य क्या है? मुहूर्त व्यापी सुखम, जब तक मुहूर्त रहेगा 2 घटी तक तब तक आपको सुख की प्राप्ति होगी, ये कहने का तात्पर्य। सुख आपको 1 मुहूर्त तक रहेगा, 2 घटी तक रहेगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो सुख का मुहूर्त, सुख हो गया समर्थ सुबंध, उसका मुहूर्त कालवाचक शब्द के साथ क्या है? अत्यंत संयोग
है ना, निरंतर संबंध है, इसलिए वहां पर आपका अत्यंत संयोगेच सूत्र से क्या हो गया, समास हो गया। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुग मूर्त सुख बन गया। एकदश विकृत न्याय ना फिर प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुग सु आएगा, अम हो जाएगा, सुखम नपुंसक लिंग हो गया, तो क्या बन गया, मुहूर्त सुखम। वैसे भी पहले बताया था आपको परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, द्वंद्व तत्पुरुष में तो परवल लिंग ही होता है, तो क्या बन गया आपका मुहूर्त सुखम। यह प्रयोग आपका बन गया ना मुहूर्त सुखम। पढ़िए तो अत्यंत संयोगे च काला इत्येव कालवाचक शब्दों का ही समास होता है। चलिए अक्तांतार्थम वचनम, या अक्तांतार्थम वचनम कि अक्ता प्रत्यान शब्द के साथ समास न होकर के समर्थ सुबंध के साथ समास करने के लिए सूत्र है, और मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके बाद यह यहां पर आकर के आपका द्वितीय तत्पुरुष समास संपूर्ण हो जाता है। यहां पर आके क्या हो जाता है, द्वितीय तत्पुरुष समास संपूर्ण हो गया। अब इसके बाद यहां से शुरू होता है आपका तृतीय तत्पुरुष समास। क्या शुरू होता है, तृतीय तत्पुरुष समास, जिसका प्रधान सूत्र है तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यह इसका प्रधान सूत्र है। इसके अलावा अन्य भी सूत्र है, कर्तृकरणे कर्ता बहुलम इत्यादि सूत्र, वो भी प्रधान है उनका। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचने से अधिक उदाहरण आपको कर्तृकरणे कर्ता बहुलम के मिलेंगे। तो इसका विवेचन, तृतीय तत्पुरुष समास का विवेचन अब हम अगले पाठ से करेंगे।